विद्यार्थियों, हमने पिछले सेशन में वर्ण व्यवस्था को किया था। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या 33 होती है। स्वर हर्षव और दीर्घ दो स्वर होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, ये 3 व्यंजन होते हैं। आज हम इसी कड़ी में वर्णों का उच्चारण स्थान का अध्ययन करेंगे। देखिए, जो उच्चारण स्थान है, हम किसी भी कंपटीशन टेस्ट में बैठें 1 नंबर का उच्चारण स्थान जरूर आता है हिंदी व्याकरण से। ये उच्चारण स्थान, सबसे पहले हम स्वरों की बात करते हैं। इसमें हमारे पास जो हमारी स्वर तंत्रियां हैं, ये जिस प्रकार से हमारा मुख यानी कि ये कंठ है हमारा, और इस कंठ से इस प्रकार हमारी ये स्वर तंत्रियां 5 ऑर्गन्स हैं। यहाँ तालु है, मूर्धा है, दंत, और उसके बाद ये है इनकी ओष्ठ। ओष्ठ के माध्यम से हमारी जो हवा है वो बाहर निकल जाती है, और यहाँ कंठ से स्टार्ट होकर ये ऑब्स्टेकल्स हैं हमारे, जिनसे हमारे जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हवा इनको छूकर निकलती है। कंठ को हम कंठे भी कहते हैं, तालु को तालव्य, मूर्धा को मूर्धन्य, दंत को दंत्य, ओष्ठ को ओष्ठ्य। और ये हमारे 5 स्वर तंत्री हैं। इन 5 स्वर तंत्रियों का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, अब हम उसको देखते हैं। सबसे पहले जब हम इन का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो हवा है वो कंठ से टच होकर बाहर निकल जाती है, इसलिए हम इन दोनों वर्णों का उच्चारण कंठ से करते हैं। अब आइए देखिए, ई ये हमारे तालु, तालु से स्पर्श है, और तालु से स्पर्श होने के कारण इन वर्णों को हम तालव्य भी कहते हैं। उ यानी कि ओष्ठ, और री 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 का उच्चारण स्थान यानी कि मूर्धा, मूर्धन्य है री। ए ये देखिए, ये हमारे कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोले जाते हैं, इसलिए हम इसको कंठ तालु भी कहते हैं। कंठ तालव्य भी कहा जाता है ए और ए को। ओ यानी कि यहां पर कंठोष्ठ, जब इनका उच्चारण स्थान बनता है वो बनता है कंठ और ओष्ठ से, कंठोष्ठ। अंग, अंग ये नासिका है, और ये कंठ से है यानी कि विसर्ग। जो ये हमारा ये अनुस्वार है ये विसर्ग है, और जो ये विसर्ग है ये कंठ से बोला जाता है। ये हमारा स्वर और अयोगवाह का उच्चारण था। अब ये देखिए व्यंजन। व्यंजन हम इसको कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पैवर्ग इससे भी जानते हैं। और जो हमारी देवनागरी लिपि है, इस देवनागरी लिपि को इसलिए वैज्ञानिक कहा जाता है, जिस प्रकार मानव मुख के ऑर्गन्स हैं उसी प्रकार से हमारी वर्ण व्यवस्था है वो भी उसी प्रकार से बनी हुई है। जैसे कह के देखिए, कवर्ग क, ख, ग, घ ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए हम इसको कंठे भी कहते हैं, या कंठ यानी कि कंठ से उच्चारण स्थान है इसका। अगला च, छ, ज, झ ये है जो ये तालु से बोले जाते हैं। और हमारा दूसरा ऑर्गन स्वर तंत्री है वो तालु है, ये तालु से बोले जाते हैं, इनको तालव्य भी कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ यानी कि जीभ का उपरला हिस्सा हमारा उठता है यानी कि मूर्धा, इसको हम मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं इनको हम, और ये मूर्धा से बोले जाते हैं। त, थ, द, ध यानी दंत
स्पर्श हो रहा है दंत से, और इसलिए हम इसको दंत भी का उच्चारण स्थान देते हैं। प फ ब भ यानी कि ओष्ठ, ये पौरग है जो वो ओष्ठ से बोला जाता है। अब उसके बाद हमारे पास य और श, ये और श ये दोनों तालु से बोले जाते हैं। र और श, र और श यानी कि ये मूर्धन्य है, मूर्धा से बोले जाते हैं। ल श, ल श यानी कि दंत से बोले जाते हैं। व ऐसा वर्ण है जो दंतोष्ठ से बोला जाता है, दंत और ओठों से बोला जाता है। और है यानी कि कंठ, ये विसर्ग की ध्वनि देता है। अब हम इस उच्चारण स्थान को इस सूत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। विसर्ग कंठराम, यानी कि अ कवरक और है और विसर्ग ये कंठ से बोले जाते हैं। इचियस भी है तालु राम, ई चौरक ये और से ये तालु से बोले जाते हैं। रिटर से जानो मूर्धा जी, री तवरक रे और श ये मूर्धा से बोले जाते हैं। लतस पुकारो दंत जी, ल तवरक और श ये दंत से बोले जाते हैं। ए कहे कंठ तालु, ए और अय कंठ तालु से बोले जाते हैं। ओ कंठोष्ठ में, ओ और औ ये कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। उप आते हैं ओष्ठ में, उ और पौरक ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। केवल वह दंतोष्ठ में, यानी कि वह है वो दंतोष्ठ से बोला जाता है। नासिक ऐसे पंचम वर्ण, ये पांचों के पांच वर्ण हैं जो ये नासिक ऐसे बोले जाते हैं, इनको हम नासिक कहते हैं। नासिक कैसे पंचम वर्ण जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में, इस प्रकार से हमारा ये उच्चारण स्थान बनता है। अब हम इस उच्चारण स्थान के साथ ही इसका जो हमारे प्राण श्वास या वायु के आधार पर इन वर्णों का वर्गीकरण करते हैं। यदि हम प्राण या श्वास के आधार पर बात करते हैं तो हमारे पास इसके दो भेद हैं। वो दो भेद कौन से हैं? अलग प्राण और महाप्राण। अलग प्राण यानी कि जिनके उच्चारण में कम वायु खर्च होती है उसे अलग प्राण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा वायु खर्च होती है उसे महाप्राण कहते हैं। सभी स्वर हैं जो वो 11 के 11 जो स्वर हैं वो अलग प्राण होते हैं। उसके बाद व्यंजन में बात करें तो हम क ग ग अंगे च ज ञ ये प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि हम इसको 135 भी लिख सकते हैं। 135 यानी पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, वो भी अलग प्राण होता है। उसके बाद हमारे पास य, र, ल और व ये भी अलग प्राण है। महाप्राण की बात करते हैं। महाप्राण यानी कि प्रत्येक वर्ग का, जैसे हम इसका उच्चारण करते हैं क ख ग घ, यानी कि ख और घ में ज्यादा वायु खर्च होती है, इसलिए हम प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, यानी इसको हम 24 भी कह सकते हैं, वो महाप्राण है। उसके बाद श, श, श और है, ये भी महाप्राण है। अब ये था प्राण या श्वास के आधार पर। अब हमारे पास घोष के आधार पर भी, घोष के आधार पर यदि हम देखें तो वो क्या है? घोष यानी कि ध्वनि, ध्वनि के आधार पर
वर्ण के दो भेद हैं, अघोष और सघोष। बात अघोष यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें हम अघोष कहते हैं। जब उनका उच्चारण करते हैं उनमें कंपन नहीं होता तो वो अघोष कहलाते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है जो वो अघोष है। जैसे इसमें क, ख, च, छ, ट, ठ ये अघोष के अंतर्गत आते हैं। और उसमें हमारे पास अघोष है जो श, श, स ये भी अघोष हैं। और सघोष यानी सभी स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें हम सघोष कहते हैं। सभी स्वर हैं जो वो सघोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है यानी कि 345 भी हम कह सकते हैं इसको, ये सघोष है। और उसके बाद य, र, ल और व है, ये भी सघोष के अंतर्गत आते हैं। यदि हम प्रयत्न के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं तो हमारे पास इस वर्गीकरण में देखिए क्या क्या बनता है हमारे पास। अब मैं इसको साफ करता हूं और प्रयत्न के आधार पर हमारे पास बनता है यानी सपर्शी। जो सपर्शी व्यंजन है वो बनते हैं क, ट, त और प यानी कि ये वर्ग, कवरग, टवरग, तवरग और पवरग ये बनते हैं सपर्शी। सपर्श संघर्षी है जो च वर्ग है हमारा, वो सपर्श संघर्षी है। उसके बाद अर्ध स्वर यह और वह, ये अर्ध स्वर है। लुंठित, र लुंठित है। पार्श्विक, ल पार्श्विक है। काकल्य वर्ण है जो वो है काकल्य वर्ण है। इस प्रकार से ये प्रयत्न के आधार पर हमारे पास जो उपस्थित ध्वनियां और बसती हैं वो है उत्क्षिप्त ध्वनियां। अड़ और ढ। ये था हमारा वर्ण विचार और हमारा आज ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है।